तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। दिस इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिकली आपके पास आपके सिलेबस में यानी कि आईबी बोर्ड के सिलेबस में तीन तरह के ग्राफ्स हैं, एक साइन इनवर्स एक्स का, एक कॉस इनवर्स एक्स का, एक टैन इनवर्स एक्स का। तो आपको इन तीनों ग्राफ्स के बारे में पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता हो जब वो 1 1 हो और ऑन टू। फंक्शन आपका अगर 1 1 ऑन टू है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपके मन में आएगा कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है। तो 1 1 ऑन टू का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी फंक्शन आपका डिफाइंड है a टू b, ए को कहते हैं कि उस फंक्शन की डोमेन है और बी को कहते हैं कि उस फंक्शन की कोडोमेन है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो 1 1 प्रूफ करने के लिए या तो आप एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं या ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे तो 1 1 फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं या 1 1 फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वो हर एक्स पर डिफरेंट वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? हर एक्स पर डिफरेंट वैल्यू देते हैं। अगर किसी भी एक्स पर या किसी भी दो डिफरेंट एक्स पर उन्होंने सेम वैल्यू अटेंड कर दी, जैसे आपने कहा कि मान लो फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेनी वन फंक्शन। तो आपने कहा मान लो इसमें आपने 1 पुट किया तो भी 1 आया, -1 पुट किया तो भी 1 आया। तो दो डिफरेंट एक्स पर अगर सेम इमेज आ गई तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, फिर वो मेनी 1 हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे तो फंक्शन जो होता है वो बेसिकली 1 1 तब होता है जब वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप अगर अपने फंक्शन की रेंज निकालें और वो अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू। तो याद रखिएगा कभी भी रेंज अगर इक्वल हो जाती है कोडोमेन की तो फंक्शन कहलाता है ऑन टू। ठीक है। तो बच्चों 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो 1 1 फंक्शन का कोडोमेन विल नेवर इक्वल टू रेंज। यस। तो बच्चों 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूज कर दिया जाता है एग्जाम में। और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और बच्चों अगर आपका कोई भी फंक्शन 1 1 हो गया प्लस ऑन टू हो गया तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो बच्चों अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये पहली कंपलसरी बात है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों, मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये इस चैप्टर का मेन काम है, इसी पे क्वेश्चंस हम लोग के डिस्कस होंगे। पहले मैं आपको एक ग्राफ बना करके समझा देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्राफ बनाने के लिए आता नहीं है, बल्कि ग्राफ की डोमेन और रेंज आपको लर्न करनी होती है, उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे बच्चों आप y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो बनाइए y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है। अब अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं तो साइन एक्स के ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको कहोगे कि सर साइन एक्स का ग्राफ तो 1 1 है नहीं, साइन एक्स का ग्राफ तो 1 1 है नहीं। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे भी सेम वैल्यू ले रहा है ना, यहाँ पे भी सेम वैल्यू ले रहा है, तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम वैल्यू ले रहा है। तो ऐसे केस में ये फंक्शन जो है आपका साइन एक्स 1 1 नहीं है। तो अगर आपको साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स बनाना यानी इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा वो समझिए। तो फंक्शन अगर आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है बच्चों? इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है -1 से 1। ये बच्चों साइन एक्स। लेकिन बच्चों जब हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की बताओ डोमेन क्या हो, -1 से 1, तो डोमेन हो जाएगी बच्चों उसकी -1 से 1, लेकिन जो उसकी रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि बच्चों अगर हम इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स ले लेंगे तो बच्चों ये ऑल रियल नंबर्स में 1 1 और ऑन टू थोड़ी नहीं है,
ध्यान से देखिए, पहले आप sin x के ग्राफ को क्या बनाएंगे, 1 1 और on2 बनाएंगे, उसके बाद ही उसका इनवर्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो sin x का ग्राफ है वो से आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग लेना है या डिक्रीजिंग लेना है। तो बच्चों जो इंटरवल हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो इंटरवल हम लोग सेलेक्ट करते हैं -π/2 से π/2 के बीच में। इस इंटरवल में ग्राफ जो है हर डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट वैल्यू लेता है। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि या तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। और π/2 पर उसकी वैल्यू होती है 1, -π/2 पर उसकी वैल्यू होती है -1। तो बच्चों अभी जो आपने ग्राफ देखा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि sin x के उस वाले हिस्से को ले रहे हैं जिसमें वो क्या है, 1 1 है और on2 है। तो ये देखो बच्चों, वो मैंने हिस्सा आपको काट करके दिखाया है, ठीक है। अब बच्चों ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि y = fx और y = f इनवर्स x, ये दोनों y = x के अबाउट मिरर इमेज भी होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज भी होते हैं। जैसे आपने y = x लाइन बना ली और y = x लाइन बनाने के बाद आपने जो अभी sin x का ग्राफ बनाया था -π/2 से π/2 के बीच, उसकी आप मिरर इमेज ले। तो बच्चों जैसे ही आप उसकी मिरर इमेज लोगे तो मिरर इमेज आपको वो इस तरह से नजर आएगी, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, क्या ये आपको मिरर इमेज समझ में आई? तो बच्चों ये मिरर इमेज जो मैंने अभी आपको जस्ट ट्रेस करके दी है, वही आपका किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, पापा मैं ट्यूशन में हूँ। तो बच्चों मैंने आपको जिस तरह से अभी बताया कि अगर आप y = x के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो आपके पास y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। और साइन इनवर्स x की ग्राफ में आपको बात समझ में आ रही है कि साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है उसकी जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1, और जो उसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्योंकि बच्चों y = x के अबाउट जब हम उसकी मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज लेने पर सारे पॉइंट्स भी आपस में बदल जाते हैं। जैसे आपको अगर बनाना हो दूसरी तरीके से तो भी आप सोच सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा कि आपने ये सोचा कि y = sin x का ग्राफ जो -π/2 से π/2 के बीच में बना है, हम उसकी मिरर इमेज ले लें y = x के अबाउट। तो बहुत आसान काम होता है बच्चों, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, π/2, 1। हमने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये हो जाएगा -π/2, -1। अब हमने कहा कभी भी अगर हम y = x के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो पॉइंट्स बदल जाते हैं। a, b का y = x के अबाउट मिरर इमेज होता है b, a। तो बच्चों π/2, 1 का मिरर इमेज क्या होगा, 1, π/2। क्या होगा, 1, π/2। तो बच्चों ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 1, π/2। समझ में आया? उसी तरह से बच्चों ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, -1, -π/2। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो बच्चों जैसे आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको इंडिकेट होने लगेगा कि यहाँ पर इस ग्राफ की ये हो गई डोमेन और ये हो गई आपकी रेंज। तो आपने किस इंटरवल में ग्राफ को बनाया है, ग्राफ जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि y = आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ कहां पर। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं, ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से बनता है, और अगर आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे तो आप डायरेक्टली y = साइन इनवर्स x की ग्राफ को बनाने की आदत डाल दीजिए। तो बच्चों ये होता है y = साइन इनवर्स x का ग्राफ। ये -1 से 1, ये उसकी डोमेन हो गई, और रेंज होती है π/2, -π/2 से π/2। तो बच्चों आपके पास y = साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो बच्चों अगर आपको ग्राफ बनाना हो किसी भी फंक्शन से उसके इनवर्स का, तो पहले हमें फंक्शन को एक पर्टिकुलर इंटरवल में 1 1 onto बनाना होता है, और उसके बाद y = x के अबाउट मिरर इमेज ले करके उसके इनवर्स का ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो बच्चों अगर आप y = cos इनवर्स x का ग्राफ समझ चुके हैं तो y = cos इनवर्स x का भी ग्राफ आप बना करके ट्रैक कर लीजिए। जो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x होता है, दोनों की डोमेन सेम होती है -1 से 1, लेकिन cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो बच्चों होती है 0 से π। क्या होती है, 0 से π। ये बच्चों आपको याद रखना होगा।
अब आप इसको बना करके प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन बना करके कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना होता है, तो आप डायरेक्टली ग्राफ ही बना दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपनी बुक्स वगैरह को ओपन करेंगे तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा। ये देखिए -1 से 1 के बीच में मैंने आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया, और ये 0 से पाई के बीच में, और ये पॉइंट होता है π/2। उसी तरह से बच्चों आपको tan इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन यहाँ पर आपका tan इनवर्स एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बच्चों, वो ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। अब आप इसको बनाना चाहें तो बहुत आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, -π/2 से π/2 के इंटरवल में इसको बाउंड करना है, और सारे एक्स के लिए बनाना है, ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ किस तरह से बनता है, ये ग्राफ चल रहा है, फ्लिप कर देंगे। ठीक है। तो बच्चों ये जो इंटरवल है इसका -π/2 से π/2 है, और जो है ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए मैंने सारे रियल नंबर्स को उसकी डोमेन में लिख दिया। ये देखिए, यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ पे भी डिफाइंड है, इस एक्स पे भी डिफाइंड है, इस वाले एक्स पे भी डिफाइंड होगा, जितने भी एक्स होंगे वो सारे एक्स पर ये डिफाइंड होगा। तो अभी बच्चों मैंने ग्राफ आपको 3 बनाए हैं, एक बताया साइन इनवर्स एक्स, एक बताया कॉस इनवर्स एक्स, और एक बताया tan इनवर्स एक्स। तो आप इनकी डोमेन और रेंज इसको जरूर याद रखें, और अगर आपको ये रहता है तो फिर आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज है जो हम लोग अभी कवर करेंगे, वो एक्सरसाइज है 5E। उस एक्सरसाइज का नाम है, दिस इज योर एक्सरसाइज 5E। देखते हैं बच्चों हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखा है, क्या करने का तरीका होता है। इसमें लिखा है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर राइट डाउन इन डिग्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1। तो बच्चों कॉस इनवर्स 1 जैसे ही आपके पास आएगा तो पहले आप ये सोचोगे डिफाइन है कि नहीं। कैसे डिफाइन सोचोगे, पहले सोचोगे कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है। ये डिफाइन तभी होता है बच्चों जब ये x यानी कि इसकी डोमेन वो -1 से 1 हो, और इसकी वैल्यू यानी कि जब x -1 से 1 हम पुट करेंगे और तो इसकी वैल्यू होगी 0 से π। यानी बच्चों पहले चेक करो क्या ये -1 से 1 के बीच का नंबर है। कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि 1 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये बिल्कुल डिफाइंड है, हम कॉस इनवर्स को बता सकते हैं। लेकिन अगर कॉस इनवर्स 1.5 होता तो वो डिफाइंड नहीं होता। अब बच्चों आपको ये सोचना है कि हम इसकी वैल्यू जो भी बताएं वो 0 से π के बीच में बताएं। तो तुम कहोगे सर 0 तो इंक्लूडेड है ही, तो 1 को सीधा सीधा cos 0 ही लिख देते हैं। हम 1 को सीधा सीधा cos 0 ही लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 0, दैट मींस 0 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 0 डिग्री। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मैं क्या करता हूँ, आपको और समझाने के लिए ई वाला पार्ट यूज करता हूँ। ई वाले पार्ट में क्या लिखा है, ई वाले पार्ट में लिखा है tan इनवर्स -√3। ये है। अब tan इनवर्स -√3 के बारे में सोचना। तो बच्चों सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है। तो तुमने कहा सर इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होती है, तो -√3 तो ऑल रियल नंबर्स में आता ही, तो यानी कि डोमेन में ये है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वैल्यू जो भी निकालेंगे वो -90 से +90 यानी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में निकालेंगे। और अगर आप -π/2 से π/2 ना समझते हो तो इसका मतलब होता है -90 से +90, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम सोचेंगे कि जो tan होता है वो √3 कब होता है। तो आप कहोगे सर वो तो tan √3 होता है 60 डिग्री पे। किस पे होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे ये √3 होता है। तो हमने कहा हमें √3 नहीं चाहिए, हमें -√3 चाहिए। तो तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने सर डिफाइन तो कर ही रखा है कि पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाके देखते हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड में जाएंगे सर तो एंगल जो होगा वो 90 वो क्या होगा 90 से बढ़ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि -90 से +90 के बीच में रहना। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो 90 + थीटा या 180 - थीटा टाइप के जो भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री से एक्सीड कर जाएंगे। तो 360 - 60 कर देंगे। तो बच्चों फिर से मैं आपको बताता हूँ, 360 - 60 करने पर जो 300 आएगा वो भी -90 से +90 के बीच में लाई नहीं करता है। तो आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ में देखिए -π/2 का मतलब होता है -90
और प्लस पाई बाई 2 का होता है प्लस 90। आपको जो भी एंगल बताना है बच्चों वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में बताना है, लेकिन आप जो 300 बता रहे हैं वो 90 से एक्सीड करके निकल गया। तो अब आप सोचेंगे कि हम कैसे इसको एडजस्ट करें कि ये -√3 आ जाए। तो हमने कहा, ये तो मैंने आपको बताया था कि tan ऑफ माइनस थीटा इस माइनस टेन थीटा भी होता है कि नहीं? तो ये बच्चों -10 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 60 यानी कि -√3। इसका मतलब बच्चों हम -90 से 90 के बीच में सिर्फ एक ही एंगल लिख सकते हैं, वो है tan ऑफ -60। तो tan इनवर्स tan ऑफ -60 इज -60। और -60 बच्चों किसके इंटरवल में लाई करता है? ये लाई करता है -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में। तो ये आपका आंसर सही हुआ। तो बच्चों ये जो वैल्यूज हम लोग निकालते हैं इनको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं सारी प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, किसी की भी आपके पास आ सकती है। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करिए, फिर से क्वेश्चन नंबर F लीजिए। देखा है cos इनवर्स -1/√। सबसे पहले हम cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो बच्चों सबको पता है -1 से 1 होती है। अब तो आपको समझ में आ ही गया। तो -1 से 1 जो उसकी डोमेन होती है, चेक करो क्या -1/√2 से इंटरवल में आता है? तुम कहोगे सर बिल्कुल आता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई आएगी, 0 से पाई के बीच में। तो जल्दी से बताइए बच्चों को सोच के कि 0 से पाई के बीच में हम इसकी वैल्यू को कैसे लिखें? तो तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आपको नेगेटिव चाहिए। तो 0 से 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाकर के आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सर cos 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है। आपको -1/√2 चाहिए तो cos 180 माइनस थीटा लिख लीजिए। जो भी एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में ही आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, दिस इज -1/√2। बच्चों ये एंगल कौन सा है? 180 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 140, और 5 और माइनस करेंगे तो 135। दैट इज कौन सा एंगल हुआ? 135। तो बच्चों cos इनवर्स -1/√2 को बच्चों आप क्या लिखेंगे? cos 135। तो बच्चों को डिग्री में करना है इसलिए हम आंसर बार बार डिग्री में ही निकालना है, और आपका आंसर आ गया 135 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन अभी आपको फिर से नहीं समझ में आया तो अब आप क्वेश्चंस दोबारा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए और उसका डी पार्ट अटेम्प्ट करिए। उसमें लिखा है tan इनवर्स -1/√3, ये लिखा हुआ है। अब आपको जो भी एंगल निकालना है in terms of pi. वो डिग्री में ना निकाल के रेडियंस में ही निकालना। चलिए बच्चों, तो ये तो आप कर ही लेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको सिखा दिया कि tan के लिए नेगेटिव करने के लिए आप जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते हैं। आपके पास पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट है, सिर्फ आप क्या लिखेंगे? पहले सोचेंगे कि tan 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री पे होता है, नहीं कि π/6 पर होता है। और उसके बाद -1/√3 के लिए इसको -π/6 लिख देंगे और ये -10 थीटा -1/√3 बन जाएगा। यानी -1/√3 को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे tan ऑफ -π/6 और ये आंसर आ जाएगा -π/6। तो बच्चों ये जो एंगल है वो किसके बीच में लाई करता है? -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो भी हमने किया है वो अपनी रेंज में किया है, जो हम कर रहे हैं वो यानी सही। उसके बाद बच्चों अभी भी नहीं समझ पाए तो अब एफ पार्ट करके चेक कर लो, दूसरे क्वेश्चन का एफ पार्ट। उसमें लिखा है cos इनवर्स, ओके जरा देख लेते हैं दूसरा। उसमें लिखा है साइन इनवर्स -√3/2, ये वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले देखेंगे जो साइन इनवर्स होता है उसकी डोमेन होती है -1 से 1 और जो रेंज होती है वो होती है -π/2 -π/2 से π/2, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिल्कुल 10 की तरह रहेंगे। तो बच्चों सोचिए जल्दी से 10 की तरह कैसे रहेंगे। आप सोचेंगे कि साइन जो है √3/2 जो होता है वो होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 जो होता है √3/2। लेकिन आपको क्या करना है? इसको नेगेटिव बनाना है। तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप लिख दें साइन ऑफ -θ इज -sin θ। इसी ऑप्शन को यूज करेंगे और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर किसी और ऑप्शन में जाएंगे तो एंगल 90 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा, गलत माना जाएगा। तो बच्चों ये हो गया साइन ऑफ
माइनस पाई बाई 3, मैंने -√3/2 को, ध्यान से देखिए, मैंने -√3/2 को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया और इसका आंसर हो गया -π/3। तो ये बच्चों आपका हो गया फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आई? यस। तो बच्चों आपने काफी सारी वैल्यूज ऑलरेडी निकाली है, तो आपको आइडिया तो लगी क्या होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5, ऐसा कुछ गिवन है। तो पूछ रहा है फाइंड, पहला पार्ट साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पार्ट tan स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चों अगर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 है, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये मतलब हुआ इसका। और बच्चों अगर cos थीटा 3/5, या आप ऐसे सोच लो कि ये जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। किसी भी कभी cos इनवर्स जो होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस इंटरवल में आती है, 0 से पाई। सर हम लोग इसको ट्रायंगल के थ्रू नहीं कर सकते, है ना? इसकी वैल्यू किस इंटरवल में आती है, 0 से पाई। तो बच्चों आपको ये जो थीटा जो भी निकालना है, उससे पहले आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो आपका एंगल है वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा। वैसे भी बच्चों आप साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा निकालने हैं, अगर वो नेगेटिव होगा भी तो स्क्वायर होके पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो उसमें ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन फिर भी अगर इनवर्स के क्वेश्चन हो तो पहले ये जरूर चेक कर लिया करिए कि उसका जो थीटा यानी कि जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में रहना है। चलिए तो जल्दी से बच्चों हम लोग यहाँ पे cos थीटा को डिफाइन कर देते हैं और ये हो जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, 4/5 4/5, और cos थीटा हम लिखेंगे 3/5। तो tan हो जाएगा 3 तो 4/3। यहाँ पे बच्चों स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप सीधा स्क्वायरिंग कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 16/25, और यहाँ से हो जाएगा 9/25। तो बच्चों यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्वायरिंग होने से सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है। चलिए जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों देखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3 sin x minus 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3 sin x minus 4 इज डिफाइंड इन द इंटरवल, किसमें है, इसकी डोमेन दी है बच्चों -π/2 और π/2। -π/2 से π/2। और बच्चों ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि इनवर्स का तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ रेंज क्या होगी f की। तो रेंज तो कोई भी बता सकता है बच्चों, जल्दी से बताइए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। 1 से माइनस नहीं, अगर x -π/2 से π/2 है तो sin x कहाँ लाई करेगा, -1 से 1। तो बच्चों ये तो कोई भी निकाल सकता है कि sin x लाई करेगा -1 से 1, फिर ये लाई करेगा -3 से 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों पूरी इक्वेशन में हम -4 कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों देखो -4 कर देंगे, तो ये लाई करेगा -7 से -1 के बीच। ये बच्चों हो गई इसकी क्या, रेंज। तो रेंज क्या निकल के आई, रेंज इज -7 से -1, ये बच्चों रेंज। लेकिन बच्चों हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें f इनवर्स x के लिए जो है फाइंड करना है कि f इनवर्स x क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में, आपसे बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि फाइंड f इनवर्स x। तो बच्चों आप ऑन टू फंक्शन में जिस तरह से रेंज निकालते थे वही यहाँ पे अप्लाई करिए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले रेंज निकालने का मेथड समझिए। आपका जो फंक्शन है वो है क्या, वो है 3 sin x minus 4। पहला पार्ट बच्चों फिनिश हो गया, इसको हम यहाँ पे किनारे कर देते हैं। हाँ, आपका जो बी पार्ट है, पहले देखिए fx क्या गिवन है, वो है 3 sin x minus 4। हम क्या करते हैं बच्चों, y is equal to fx लिख देते हैं। y is equal to fx का मतलब होता है कि जो fx होगा वो f इनवर्स y भी लिख सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं बच्चों, जहां जहां एफ एक्स है उसकी जगह y पुट कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 हो जाता है। ठीक है, y प्लस 4 उसके बाद बच्चों sin x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो sin x की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, y प्लस 3/4। तो बच्चों sin x की वैल्यू आएगी y प्लस 4 अपॉन 3। उसके बाद बच्चों यहाँ से x निकालो, तो x आएगा साइन इनवर्स ऑफ y प्लस 4 अपॉन 3। उसके बाद x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, तो f इनवर्स y आ गया आपका साइन इनवर्स y प्लस 4 अपॉन 3। और बच्चों f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y प्लस 4 अपॉन 3 है, तो आप f इनवर्स x भी लिख सकते हैं, जहां जहां y है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, तो f इनवर्स x भी आ जाएगा। तो बच्चों आपको यही निकालना था, ये निकालने की एल्गोरिथम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रेंज निकालने का काम किया करते थे। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है, इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, अब आप इसको याद रखिएगा। बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से बच्चों और भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको ट्राई करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे। तो एक बार बच्चों आप रिव्यू कर लीजिए और हमको बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ सीधा, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। उसमें लिखा है जो एफ एक्स है वो है 4 cos x अपॉन 2 माइनस 5। ये बच्चों डिफाइंड लिखा गया है कि जो उसकी डोमेन है वो 0 से 2 पाई है, ये ऐसा लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि बताओ f की रेंज बताओ। कहने का मतलब अगर बच्चों आपके पास x गिवन है कि 0 से 2 पाई के बीच में लाई करना, तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके पहले ये बताओ कि x/2 कहां से कहां लाई करेगा। तो कहोगे सर x/2 लाई करेगा 0 से पाई करेगा। तो बच्चों आप सोच के बताओ कि हमें अगर इसकी रेंज निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, बताइए। तो कहो सर रेंज निकालना तो बहुत आसान काम, क्योंकि 0 से पाई में अगर हम 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है cos x/2 की 1, और अगर हम पाई पुट करते हैं तो cos π/2 हो जाता है 0। तो बच्चों अगर आप सोच नहीं पा रहे तो मैं आपको सोच के बताता हूं। देखिए आप पहले काम करिए, क्योंकि आप बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे। आप पहले y इज इक्वल टू कॉस एक्स से y इज इक्वल टू cos x/2 का ग्राफ बनाइए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। देखिए cos x का ग्राफ ये बना है, ये cos x का ग्राफ होता है 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। अब बच्चों हमें cos x/2 के बारे में सोचना है। ये जो भी हमने ग्राफ बनाया था ये 0 से 2 पाई के बीच में बनाया है cos x का। अब हमको cos x/2 का बनाना है, तो क्या तरीका बताया था कि जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको 2 से हम डिवाइड करेंगे। बताइए 0 5/4 5/2 3π/4 and pi। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब आप जो ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है, ये किसका ग्राफ है, और इस ग्राफ की आपको रेंज क्या नजर आ रही है, नजर आ रही है। तो cos x/2 0 से पाई के बीच में, बताइए -1 से 1 मिला। cos x/2 का ग्राफ हम जब हम बनाते हैं 0 से पाई के बीच में, तो उसकी मिनिमम वैल्यू भी आपको नजर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू भी नजर आ रही है। इसका मतलब बच्चों अगर आपको रेंज अब समझ में आ गई तो cos x/2 की जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में ही है। अब आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 पूरी क्वेश्चन में -5 कर देंगे। -9 and -1 -1। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी, तो ये आपके पहले पार्ट का तो आंसर निकल करके आ गया। आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है
इसकी रेंज निकालनी थी which is -9 से -1। सेकेंड पार्ट में बच्चों पहले आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, फिर उसकी भी रेंज निकालनी है। तो पहले आप सोचिए कि एफ इनवर्स एक्स आप निकालेंगे कैसे। बी पार्ट है आपका y इज इक्वल टू 4 cos x/2 -5। तो बच्चों एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए पहले एफ एक्स की जगह y पुट कर देते हैं। y plus 5 तो y plus 5/4 इज इक्वल टू cos x/2। ठीक है, समझ में आया? यानी x/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स y plus 5/4, यानी x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स y plus 5/4। ठीक है, समझ में आया? yes और बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये बताओ जल्दी से कि यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे? और इस तरह से बच्चों आपके पास एफ इनवर्स एक्स आ गया। बच्चों आपसे क्या पूछा गया है वो भी ध्यान देना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है कि जो कॉस इनवर्स जो भी आपका फंक्शन है एफ इनवर्स है उसका रेंज उसकी रेंज पूछी गई। तो ये रेंज आप हमको बताइए बच्चों क्या होगी? जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है इनवर्स फंक्शंस का। तो अभी बताया था कि हम पूरी डोमेन अगर ले लेंगे तो पूरी डोमेन में वो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, तो उसकी बाइजेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट उस फंक्शन का इनवर्स डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करके नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, पहले आपको गिवन फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप ऐसा सोच सकते हैं। तो बाय द वे आपको बच्चों इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो आप रेंज बताइए क्या है। तो आपको अक्सर जो कॉस इनवर्स समथिंग होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉस इनवर्स समथिंग की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से 2 पाई। और अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई। क्या हो जाएगी? 0 से 2 पाई। तो बच्चों इस तरह से निकालने का ये मेथड होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि sin x -1 से 1 मलाई कर रहा है, तो 2 sin x -2 से 2 लाई करेगा। उसी तरह से cos इनवर्स समथिंग भी 0 से पाई के बीच में लाई करता है इसकी वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई करते ही किस में लाई करेगा? 0 से 2 पाई। यानी बच्चों उसकी जो रेंज होगी वो किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगी। और बच्चों अगर आपसे इसकी डोमेन पूछी जाए तो आप डोमेन क्या कहोगे? कहोगे cos इनवर्स किसी का भी तभी डिफाइन हो सकता है, cos इनवर्स किसी का तभी डिफाइन हो सकता है जब cos इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करे? जो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको डोमेन और रेंज बिल्कुल पता नहीं है। तो cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। बच्चों cos इनवर्स के अंदर जो भी है उसको -1 से 1 के बीच में लाई कराना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या पता पड़ेगी? इसकी डोमेन। तो बच्चों डोमेन भी मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। ये है बच्चों इसकी डोमेन। क्या है? डोमेन। तो ये शायद एग्जैक्टली बच्चों अगर आप समझ गए होंगे ये इसकी डोमेन है। हो गया बच्चों, इस तरह से निकाल। ठीक है, हाँ और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको इनवर्स निकालने आना चाहिए, ये सब चीजें हैं, अगर आपको पता होगा अच्छे से तो आप सही से कर लोगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों आपके पास होमवर्क में ये काम है सिर्फ कि आप एक्सरसाइज 5 को दोबारा रिपीट करें। रिपीट कंप्लीट एक्सरसाइज 5 E
ऑल क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है।